नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के पूर्व जिले में शकरपुर थाना क्षेत्र में विकास मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 3 लोग घायल भी हुए हैं। यह हादसा बुधवार और गुरुवार को मध्य रात्रि के करीब 1:30 बजे गीता कॉलोनी में कट विकास मार्ग पर हुआ था, जब तक एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को आके टक्कर मार दी। पुलिस के अनुसार बुधवार रात 1:50 पर पीसीआर कॉल के जरिए हादसे की सूचना मिली, जिसके साथ ही बताया जा रहा है कि सभी घायलों को हेड गेवार अस्पताल में ले जाया गया और जिसके साथ ही आरोपी चालकों को मौके पर मौजूदगी ने पकड़ लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ जी, क्या देखा था आपने, क्या हादसा हुआ था यहाँ पे? मैंने देखा था कि रात 9 बजे से 1:30 बजे का टाइम था। पीछे से बाइक आ रही थी, उसको पीछे से एक गाड़ी वाले ने, सिलेरियो गाड़ी वाले, ऑरेंज कलर की गाड़ी थी, उसने इतना बुरा हिट करा कि उस पर 4 लोग थे बाइक पे। चारों मौके पे खून से लथपथ थे, बहुत बुरी हालत, बहुत बुरी कंडीशन थी। उन लोगों को हमने ही हॉस्पिटलों में जो है गाड़ी में भिजवाया ताकि कोई जो बचने वाला है वो बच सके जी। और मौके पे खैर एसएचओ साहब आ गए थे 20 मिनट के बाद। मैंने उनको सारी चीज़ें बताई भी थी कि ये गाड़ी वाले हैं, इन्होंने जो है ये हिट करा है और वो ड्रिंक करा हुआ था गाड़ी वाला। तो क्या लगता है, जिस तरह से गाड़ी चलाते हैं ड्रिंक करके, सामने वाले नुकसान होता है? सर देखो, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेकर आती है ना, वो ऐसे ही नहीं लेकर आती, बहुत सोच समझ करके पॉलिसी लेकर आती है कि ड्रिंक करने पे क्या करना है क्या नहीं करना है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना कानून टाइट करने के बाद भी लोग बेपरवाह, लापरवाह, पढ़े लिखे लोग, एयरपोर्ट से जॉब करके आ रहा है जीएमआर कंपनी से, डिसेंट बंदा, और वो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है। तो क्या कहेंगे पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया क्या? हाँ, पुलिस की ठीक है। राजनीतिक दिल्ली, जिसमें शास्त्री नगर इलाके में होजवारी के साथ मार्केट में लगी भयंकर आग। इस मार्केट में ज्यादातर होजरी और गारमेंट्स की दुकानें हैं, जिसमें एक आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके साथ ही दमकल विभाग की 8 से ज्यादा फायर टेंडर मौके पर पहुंचे, जिसके साथ आग बुझाने में जुटे स्थानीय लोगों ने डर का माहौल, फायर गर्मी में बदल गया, जिसके साथ ही पहुंचे आग को काबू करने के लिए जुटे ने आग पर काबू किया, जिसके साथ ही कारण था कि दिल्ली में महेश शर्मा की रिपोर्ट। देखिए खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक बार फिर से अंकुश नारंग को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई, जिसके साथ दिल्ली नगर निगम में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग को फिर से जिम्मेदारी दी गई है। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने मीडिया से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने एक एमसीडी में शामिल के साथ भाजपा पर तंज कसा, इसके साथ ही कांग्रेस के लगाए आरोपी पर भी जवाब दिए। साथ ही कहा कि हमने एक बार फिर एमसीडी के साथ बीजेपी को काम करने का मौका दे रहे हैं और विपक्ष के रूप में हम जनता को लगातार आवाज उठाते रहेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। मैं सबसे पहले तो अपने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक
मेरे पिता तुल्य अरविंद केजरीवाल जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे एक साधारण से व्यक्ति को विभिन्न विभिन्न पदों पर बिठाया, विभिन्न विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी दी, मुझे पार्षद बनाया, मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया, साथ में मुझे इस बारी फिर से पुनः एमसीडी का लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष बनाया। मैं तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में ही मैं अपने सारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे एमसीडी के सह प्रभारी परवीन कुमार जी का, एमसीडी के सह प्रभारी सुश्री प्रीति डोगरा जी का, अपने सारे पार्षद बंधुओं का और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी का, पूर्व दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह जी का और हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी का, दुर्गेश पाठक जी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया और इस भूमिका को फिर से एक बारी अदा करने का एक बारी जिम्मेदारी दी। मेरे पार्षद साथियों ने जो पिछले एक वर्ष के अंदर ये सकारात्मक भूमिका अदा करी, आपने देखा होगा कि 2.5 वर्ष के अंदर हाउस चला ही नहीं जब भाजपा विपक्ष में होती थी। विपक्ष की भूमिका होती है कि सदन अच्छी तरीके से चले, ये सत्ता पक्ष के ऊपर निर्भर नहीं करता कि सदन चलेगा कि नहीं चलेगा, ये विपक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि कितने सकारात्मक तरीके से दिल्ली की जनता की आवाज उठाते हैं, अपने क्षेत्र की जनता की आवाज उठाते हैं और उनके काम करवाते हैं। आपने देखा पिछले एक वर्ष के अंदर सदन चला भी, हमने विभिन्न विभिन्न समय पर विभिन्न विभिन्न मुद्दों को उठाया, जैसे अभी आपने मॉनसून की बात कही, हमने मॉनसून की बात उठाई, नाले साफ नहीं थे उनकी बात उठाई, नाली साफ नहीं थी उनकी बात उठाई, इसके अलावा हमने वाटर लॉगिंग की बात उठाई, पॉल्यूशन की बात। और नॉमिनेशन किया है आप लोगों ने, क्यों नहीं किया पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले एक साल से 4 इंजन की सरकार चला रही है। इनके चारों इंजन जो है पूरी तरीके से टूट चुके हैं, डूब चुके हैं, पटरियां उखड़ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जनता के सामने एक्सपोज हो गई है। अब वो कहती है कि उन्हें और समय चाहिए, पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, तो आम आदमी पार्टी ने डिसाइड किया है कि इस बार मेयर चुनाव नहीं लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक मौका और देंगे कि जनता के लिए 4 इंजन की सरकार कुछ काम तो करे, कम से कम 1% तो काम करे। आज इन्होंने मेयर ने पर्चा भर दिया है, डिप्टी मेयर ने भी पर्चा भर दिया है, पर्चे तो ये लोग भरते रहेंगे, चाहे कोई भी मेयर आ जाए, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री आ जाए। भारतीय जनता पार्टी का काम करने की इनकी नीयत नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से विपक्ष में रहकर दिल्ली की जनता के काम किए, भारतीय जनता पार्टी की असलियत को उजागर किया है। आज अब आप सबके सामने मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से अंकुश नारायण जी ने पिछले एक साल में दिल्ली एमसीडी को विपक्ष के तौर पे चलाया है, नेता विपक्ष के तौर पे चलाया है, बहुत शानदार जो है अंकुश नारायण जी ने काम किया है। और आम आदमी पार्टी द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि अंकुश नारायण जी को पुनः दोबारा जो है वो एमसीडी एलओपी की जिम्मेदारी दोबारा दी जाती है। और अंकुश नारायण जी जिस तरीके से बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के रूप में हो, चाहे वो हाउस में नेता विपक्ष के रूप में हो, बहुत शानदार भूमिका जो है वो अंकुश नारायण जी की रही है। तो आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि अंकुश नारायण जी को दोबारा मौका देने के लिए, क्योंकि शुरू से अरविंद केजरीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के अंकुश जी ने काम किया है और हमारे शुरुआती जो कार्यकर्ता थे उसके रूप में अंकुश नारायण जी रहे। तो आम आदमी पार्टी विपक्ष में रह के भी दिल्ली की जनता के कैसे काम कराए जाते हैं, इसका एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी सेट कर रही है। और दिल्ली की जनता रो रो के इस बार अरविंद केजरीवाल जी को याद कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होते तो दिल्ली की जनता के साथ ऐसा अन्याय, ऐसा गलत नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आम आदमी पार्टी लगातार विपक्ष में रहकर भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने का काम करेगी। राजनीतिक दिल्ली के वार्ड 30 के अंतर्गत आने वाली राजीव रतन आवास योजना के फ्लैट्स का एक बुरा हाल हुआ, जिसके साथ ही लोगों का कहना है कि हमने पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो अब इस नर्क के भुगत रहे। देखिए खास रिपोर्ट।
राजीव रतन लाल फ्लैट है, बवाना वार्ड 30 के ही वोटर्स है ये। और देखिए ये गली है, ये फ्लैट वाले इस गली से उस तरफ जाएंगे, गली को कैसे जाएंगे? ये खाई जैसा कीचड़ बना हुआ है। इस गली वाले लोग जो है ना घूम के दूसरे गली से लोग निकलते हैं, मगर यहाँ से इनको निकासी नहीं है और ना कोई सफाई कर्मचारी। निगम पार्षद पवन सरावत यहाँ का निगम पार्षद है, मगर वो जिस तरह जे कॉलोनी बवाना में नर्क बना रखा है, वैसे ही लाल फ्लैट में भी वो निकम्मा निगम पार्षद ने नर्क बना रखा है। देखिए भाइयों, दिल्ली के करोल बाग में फैज रोड कालका पास चौके पर एक कई राउंड लगातार फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि काफी रंजिश के चलते गोलियां चलाई गई हैं, लेकिन फिलहाल जिसकी गोली लगी है पास के अस्पताल में ही भर्ती कराया गया था, जिसके बाद हालात नाजुक बताई जा रही हैं। फिलहाल करीब 4 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। आयोजन की है जिसमें समाज के युवाओं में नई ऊर्जा और जागरूकता का संचार किया। जी आपको बता दें, नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के दौरा पर भव्य युवा जागरूकता सम्मेलन को सफल किया गया है, जिसके साथ इस कार्यक्रम को सबसे बड़ी खास बात यह है कि सुंदर चौधरी का राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया, जिसके साथ नेतृत्व में युवाओं को संगठित करने का संकल्प लिया गया है। लेकिन कार्यक्रम के अध्यक्षता के साथ महासभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष की हरीश चंद ने इस पार्टी पे पूर्व मंत्री ने, जबकि संरक्षण का तस्वीर भी इसके साथ बताया गया। देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, हम गुर्जर महासभा का आपको बैकग्राउंड बता दें और गुर्जर के बारे में आपको बता दें, जो अभी तक ज़्यादा जानकारियां नहीं हैं। गुर्जर समाज जो आज जाति के रूप में है, ये एक संप्रदाय है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे जितने मजहब हैं सब इसमें समायोजित हैं और ये एक कल्चर है, एक संस्कृति है भारत की। गुर्जर समाज जो छोटे रूप में जाति के सामने रूप में है, उसका एक वैभव है सारी दुनिया में। मुगलों से संघर्ष करने में, अंग्रेजों से संघर्ष करने में, अन्य लोगों के साथ में अगुवाई में गुर्जर समाज के लोगों ने 300 वर्ष तक भारत की सीमाओं की रक्षा की है। तो नागभट्ट और मीर भोज उसी वंश के हमारे वंशज हैं। उसके बाद देश की जो आज़ादी का काम है अंग्रेजों को चुनौती देने का, उसमें रामप्यारी गुजरी सहारनपुर में, नैन सिंह गुर्जर मेरठ में, धन सिंह कोतवाल पहले 1857 के क्रांतिकारी, और एक लंबी श्रृंखला है। जब हम सनातन धर्म में जाएंगे तो शिवाजी बैसला गुर्जर गोत्र के सबसे बड़े राजा रहे जिन्होंने इस सनातन धर्म की रक्षा की। और इसके अलावा कनिष्क जो हमारे अफगानिस्तान के हिंदू राजा थे, वो भी इसी वंश से थे। तो ये एक आज़ादी के लिए गुर्जर समाज का कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। लेकिन अंग्रेजों से लड़ते लड़ते गुर्जरों को शिक्षा से और सर्विस से बाहर कर दिया, उनकी जमीन जायदादें जब्त कर ली, जंगलों में। बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बड़ा भव्य कार्यक्रम रहा और कार्यक्रम में बड़ी ऊर्जा दिखाई दी। युवाओं में आगे आने की अच्छी ताकत दिखाई दी और अच्छा मैसेज गया इस कार्यक्रम से। कहीं ना कहीं देश को ताकत देने, बल देने में और आगे बढ़ाने में गुर्जरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मगर कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा की जाती है।
राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में गुर्जरों की संख्या अच्छी रहती है और अच्छे रूप से वो अपने आप को प्रेजेंटेबल रहते हैं, मगर जहाँ देने की बारी होती है वहाँ बहुत कम दिया जाता है। मगर आगे आने वाली पीढ़ियों को अच्छा दिया जाएगा। एकता रहेगी, ये मैसेज जरूर दूंगी आपके माध्यम से। एकता रहेगी तो आगे बढ़ेंगे, अगर एक दूसरे के लिए ही काट करेंगे तो नहीं आगे बढ़ेंगे। युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे आप? एकता रखिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को अच्छी अच्छी पोजीशंस पे देखिए, अच्छा नेतृत्व करने वाले अधिकारों में देखिए, नीति निर्माणों में अपने समाज को देखिए, यही कहना चाहते हैं। हम वर्तमान समय में गुर्जर समाज जो है उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जब भी मिलता है बहुत थोड़ा मिलता है, जो और समाजों को बहुत ज्यादा मिलता है हम लोगों को बहुत कम दिया है। मैं डॉक्टर जसवीर सिंह, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का संरक्षक हूँ। मैं लगभग 40 वर्षों से इसका महामंत्री अध्यक्ष रहा हूँ। आज युवा लोगों ने संकल्प लिया है, हमारा संकल्प पत्र है, इसकी कॉपी एक एक लेकर जाइए। ये हमारी योजना है, हमारा मैनिफेस्टो है, गुर्जर समाज क्या करेगा। लेकिन आज हमारे अध्यक्ष जी ने एक और घोषणा की है कि हम अपने महापुरुषों का, सरदार पटेल जी हो, पथिक जी हो और दूसरे हो, हर साल हम उनकी जयंती मनाते हैं। इस साल सरदार पटेल जी की जयंती 31 अक्टूबर को दिल्ली में बड़े पैमाने पर मनाई गई और उसमें हमारा सबसे बड़ा एजेंडा होगा इस देश में जो पिछड़ों के साथ, हमारे जैसे लोगों के साथ अन्याय हुआ है। भारत सरकार ने पिछले दिनों जो बैकवर्ड आयोग को, मंडल आयोग को लागू किया था, उसमें जो पिछड़े वर्गों में केवल कुछ जातियों को ही उसमें लाभ मिल रहा है। मैं सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे को एक पद नहीं है, मेरे लिए एक जिम्मेदारी है। और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा सबसे पुराना संगठन है, तो 1908 का संगठन है। उसके युवाओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी को मेरे को आदरणीय अध्यक्ष जी ने और माननीय संरक्षक जी ने दी है। मैं उसे पूरी करने के लिए जहाँ मुझे पसीने की जरूरत पड़ी वहाँ मेरा खून बहाने का काम करूंगा। और समाज का, आज का जो देश का जो युवा है वो बड़ा जुझारू है, बड़े उत्साह में है, ऊर्जा में है। हम जहाँ कहीं कम है शिक्षा के अंदर, हमारे जहाँ त्रुटियां हमारे समाज में जो है उनको दूर करने का काम करेंगे, शिक्षा का बढ़ावा देंगे, महिलाओं को राजनीति में आगे लाने का काम करेंगे। और राजनीति में जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम शासन करो, हम उसके अंदर भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि जब तक, मैं ये मानता हूँ, जब तक आपके पास ताकत नहीं आएगी आपकी, तब तक सही मायने में समाज का विकास नहीं है। देश में सोलर एनर्जी को लेकर तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके साथ ही इस दिशा में बड़ी खबर सामने आई है। राजधानी दिल्ली के पार्क होटल में स्पेक्ट्रा सोलर ने प्रेस के साथ आयोजित किया गया है, जिसके साथ ही पत्रकारों को संबोधित करते हुए स्पेक्ट्रा का प्रबंध निर्देशक ललित गुप्ता ने बताया कि स्पेक्ट्रा सोलर ने 2000 से अधिक घरों में सोलर एनर्जी पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कंपनी अब तक 7 मेगावाट के साथ अधिक आवासीय और 10 मेगावाट से ज्यादा कमर्शियल प्रोजेक्शंस का स्थापित कर चुकी है, जिसके साथ दिल्ली, एनसीआर समेत 6 राज्यों के 40 से अधिक शहरों में कंपनी अभी भी मौजूद है। सर, आज जो आप सोलार को लेके, स्पेक्ट्रा टेलीकॉम के लिए पहले मशहूर रहा है, अब आप सोलार में भी आ रहे हैं और दिल्ली में आप आए हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? सर, ऐसा है कि हमारी कंपनी शुरू में 2009 में जो फॉर्म हुई थी वो टेलीकॉम को लेके हुई थी, बट धीरे धीरे जो हम ये देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का जो विज़न है वो सोलर के ऊपर ज़्यादा है, तो हमने जो हम टेलीकॉम भी कर रहे हैं अभी, बट हमारा जो इस समय जो बिज़नेस का रेशो है वो सोलर में ज़्यादा है। तो 2012 में हमने सबसे पहले सोलर का प्लांट लगाया था, तो पिछले 3-4 साल से हम सोलर की ओर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बिकॉज से सनराइजिंग इंडस्ट्री और इसकी मार्केट में डिमांड भी है और सब लोगों को सोलर चाहिए। जैसे मैंने अपनी पहले भी मैंने बोला था कि एवरी रूफ इज़ ए पावर प्लांट एंड एवरी रूफ इज़ वेटिंग फॉर द सोलर टू कम ऑन देयर रूफ, so that people can save money, people can earn that money. That's what my viewpoint is. सर, जिस तरह से देखा जाए आज के टाइम में और भी
कई कंपनियां सोलर पे काम कर रही हैं, तो क्या लगता है कि स्पेक्ट्रा कितना कामयाब हो पाएगा? राजी आप बताएं। देखिए, जैसे आपको मैंने बताया कि कंपनियां तो बहुत सारी हैं, ठीक है ना, लेकिन क्या है ना कि मैं बार बार, अगर आपने देखा होगा, मैंने एक ही चीज़ पे जोर दिया कि अदानी का पैनल तो कोई भी दे सकता है या कोई भी कंपनी का पैनल कोई भी दे सकता है, लेकिन वो जिस चीज़ पे खड़ा है, ठीक है, स्ट्रक्चर, जैसे हम घर बनाते हैं तो पहले सलिए पे ध्यान देते हैं कि भाई सीमेंट कौन सा लगा रहे हैं, उस पर ध्यान देते हैं। हम ये नहीं देखते कि सीमेंट किसी का भी उठा के लगा दिया, क्योंकि घर तो भाई जब सीमेंट गिरेगा तो बाकी सब चीज़ें प्रॉब्लम आएगी। सेम खाली पैनल लगाने से नहीं होगा, मेन है कि आपकी जो स्ट्रक्चर की क्वालिटी क्या है, क्या वो 25-30 साल की धूप बारिश गर्मी झेलेगा, उसके बाद खड़ा रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी बार बार नहीं देगी, आपको ज़िंदगी में एक ही बार मिलेगा, ठीक है ना। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट क्वालिटी का अपना स्ट्रक्चर लगाइए और अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड से थोड़ा बढ़कर लगाइए, ताकि फ्यूचर में जब आप इलेक्ट्रिक की तरफ पूरा घर आपका मूव करेगा, हो सकता है आप गाड़ी कार ले लें इलेक्ट्रिक वाली, हो सकता है आप बाइक ले लें इलेक्ट्रिक वाली, हो सकता है आप गैस से शिफ्ट कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी पे हो जाए, तो उसको आपको फिर से बार बार पैनल को एक्सटेंड ना कराना पड़े, ना नया सोलर लगाना पड़े। तो मेरा तो मेनली यही फोकस रहेगा कि कस्टमर को इसके ओर फोकस करना चाहिए। ये बात सामने बहुत सही गई सर, क्योंकि लोग बैटरी पे ध्यान देते हैं, पैनल पे ध्यान देते हैं, पर जो स्ट्रक्चर उस पर किसी का फोकस नहीं जाता। अगर इन छोटी सी बात की जाए, कंपनी की तरफ से सर्विस और क्वालिटी पर कितना ध्यान दिया जाएगा? देखो, क्वालिटी और सर्विस, जैसे हम तो कोई भी गारंटी नहीं देता कि भाई स्ट्रक्चर आपका खड़ा रहेगा 25 साल या 30 साल। हम तो बोल रहे हैं, हम गारंटी, हम तो बोल रहे हैं कि रहेगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर हम खुद बनवाते हैं, हम इसकी क्वालिटी चेक करते हैं, और अगर आप देखोगे हमारे जितने भी स्ट्रक्चर हैं उस पर हमारा नाम प्रिंटेड, पूरा इम्प्रिंटेड होता है। ऐसा नहीं, लोहे के ऊपर भी हमारा नाम प्रिंटेड है। क्यों है? क्योंकि हम उसको क्वालिटी पूरा एंड तक मेंटेन करके रखते हैं, ताकि ये पूरा जो पैनल, जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा 30 साल तक खड़ा रहे कस्टमर के घर के यहाँ। आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो कंपनियां वारंटी तक जो है देती हैं, उसके बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमने एएमसी ऑलरेडी लॉन्च करी हुई है क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि आप भी जानते हो कि सब आरओआई का मैटर है। कोई भी आदमी, क्योंकि ये रिकरिंग बिजनेस है नहीं कि मैं हर महीना उससे पैसे लेने जाने वाला हूँ, ठीक है। ये एक ऐसा मॉडल है कि मैंने बेच दिया, उसके बाद में फिर उसको अगर सर्विस रिकरिंग उसको चाहिए कि हम उसके पास जाएं रेगुलर, 5 साल तक तो हम फ्री जा ही रहे हैं, 5 साल की तो हम सर्विस गारंटी हम जा भी रहे हैं वहाँ पर, उसके लिए सर्विस के लिए जाएंगे। उसके बाद उसको अगर हमारे से और सर्विस चाहिए होगी, 2 ऑप्शन उसके अवेलेबल, या तो कहीं लोकल वेंडर से ले लो जो घर के पास रहता है, या तो हमारे पास आ जाए जिसने इंफ्रा उसको पूरा खड़ा करके दिया है, ठीक है ना, ताकि हमारे पास वो टूल्स, वो सब चीजें अवेलेबल होंगी उस टाइम पे भी उसको सही करने के लिए। सोलार का सर कमर्शियल इंडस्ट्रीज में कितना प्रभाव पड़ेगा? कमर्शियल में बहुत ज़्यादा सोलर का प्रभाव पड़ेगा, बिकॉज हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आज की डेट में प्राइस वॉर में है। सब, हर कोई ये चाहता है कि मेरा कौन किससे कितना सस्ता दे रहा है, बट हर किसी के खर्चे और हर किसी का प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं है। तो कमर्शियल इंडस्ट्री में हमारा मानना ये है कि 2.5 साल के अंदर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है। जो एक आदमी 4 लाख का बिल दे रहा है, वो अपने 2 साल में अपनी आरओआई निकालने के बाद हर महीने 3 से 4 लाख का प्रॉफिट को एंजॉय कर सकता है। तो इसमें जितनी भी आपकी कमर्शियल यूनिट्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव आपका सोलर का पड़ेगा। उससे हर एक आदमी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। दिल्ली जैसे शहर में देखा जाए, सोसाइटीज हैं, फ्लैट्स बने हुए हैं, मगर उनमें जो छत का मामला है सबसे अलग रहता है। यानी कि एक सोसाइटी में 100 से ज़्यादा फ्लैट बने होते हैं, मगर छत छोटी होती है। तो उसको किस तरह से आप मेंटेन करेंगे? तो सरकार की उसमें भी सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी नीतियाँ अपनाई हुई हैं। सरकार उसमें भी आपको सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रही है। हर किलोवाट पे 18,000 रुपये सब्सिडी है। अगर वो पूरा उसका एरिया देखा जाए कि उसमें कितनी सब्सिडी, कितने फ्लैट्स हैं और उस पर कितने आ रहे हैं, मतलब कितना सोलर उस पर लग सकता है। अगर मानिए कि उस पर 50 किलोवाट लग रहा है, तो उस पर किलोवाट पे आपको 18,000 रुपये की सब्सिडी मिल जाती है। तो कॉमन स्पेस के ऊपर आप हाई एफिशिएंसी पैनल्स, कॉमन स्पेस पे आप 100 से ज़्यादा फ्लैट बने होते हैं, मगर छत छोटी होती है। तो उसको किस तरह से आप मेंटेन करेंगे? तो सरकार की उसमें भी सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी नीतियाँ अपनाई हुई हैं। सरकार उसमें भी आपको सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रही है। हर किलोवाट पे 18,000 रुपये सब्सिडी है। अगर वो पूरा उसका एरिया देखा जाए कि उसमें कितनी सब्सिडी, कितने फ्लैट्स हैं और उस पर कितने आ रहे हैं, मतलब कितना सोलर उस पर लग सकता है। अगर मानिए कि उस पर 50 किलोवाट लग रहा है, तो उस पर किलोवाट पे आपको 18,000 रुपये की सब्सिडी मिल जाती है। तो कॉमन स्पेस के ऊपर आप हाई एफिशिएंसी पैनल्स, कॉमन स्पेस पे आप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।